सदियों से इंसान एक ही सवाल पूछता आया है, इस संसार को चलाता कौन है? किसी ने कहा ईश्वर, किसी ने कहा प्रकृति और किसी ने कहा कोई अदृश्य शक्ति। लेकिन क्या हो अगर ब्रह्मांड को चलाने वाला हाथ किसी हाथ जैसा दिखता ही ना हो? इस मूल सवाल का पूरा उत्तर पाए बिना हजारों पीढ़ियां आईं और चली गईं। लेकिन जब आप अपना हाथ उठाते हैं, आपको लगता है यह काम आपने अकेले किया। लेकिन क्या सच में? फिर विज्ञान ने इस रहस्य का एक ऐसा हिस्सा खोला जो हमारी कल्पना से भी अधिक भव्य था। बैक्टीरिया की छोटी सी कोशिका से लेकर तारों और आकाश गंगाओं तक जात पदार्थ की पूरी व्यवस्था इन्हीं 6 अदृश्य व्यवस्थाओं पर टिकी है। ऐसी व्यवस्थाएं जिनके प्रभावों के प्रमाण विज्ञान माप चुका है। और हैरानी की बात यह है, अगर इनमें से एक भी अपना काम बंद कर दे तो न आप आज के रूप में रह पाएंगे, न पृथ्वी और न सूर्य। और यहीं विज्ञान का सवाल अस्तित्व के सवाल से जुड़ जाता है। तो क्या ये व्यवस्थाएं खुद ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर की बनाई व्यवस्था है, या प्रकृति के वे नियम जिनके जरिए पूरा अस्तित्व चलता है? पहला प्रमाण आपके ठीक सामने है। अपना हाथ सामने रखी मेज पर रखिए। आपका हाथ मेज पर रुक गया, लेकिन सच में वह वहीं रुक क्यों गया? क्योंकि मेज बहुत ठोस है? नहीं। परमाणु कोई पूरी तरह भरी हुई ठोस गेंद नहीं होता। उसका नाभिक बेहद छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन भी किसी एक तय जगह या रास्ते पर नहीं मिलता। तो फिर आपके हाथ और मेज के परमाणु एक दूसरे के आर पार क्यों नहीं निकल जाते? इसका जवाब किसी एक कण में नहीं छिपा। आपका हाथ मेज पर इसलिए रुका क्योंकि उस एक पल में 2 अदृश्य शक्तियां साथ काम कर रही थीं। एक शक्ति हाथ और मेज के पदार्थ को बांध रही थी और दूसरी उन्हें एक दूसरे के भीतर घुसने से रोक रही थी। लेकिन पहले उस शक्ति को देखिए जिसके बिना परमाणु आपस में जुड़ ही नहीं सकते। विज्ञान की भाषा में इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है और इसका पहला सुराग परमाणु के भीतर छिपा है। हर परमाणु के केंद्र में पॉजिटिव चार्ज वाला एक छोटा सा नाभिक होता है और उससे जुड़े होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसे सौरमंडल जैसा मत समझिए। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी ग्रह की तरह तय रास्ते पर नहीं घूमता। क्वांटम भौतिकी में हम केवल यह बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के कहां मिलने की संभावना अधिक है, लेकिन वह परमाणु से जुड़ा कैसे रहता है? पॉजिटिव नाभिक और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खींचते हैं। यही खिंचाव इलेक्ट्रॉन को परमाणु से जोड़े रखता है। बाहर ब्रह्मांड में यही फोर्स परमाणुओं को जोड़कर अणु बनाती है। इसी से पानी की केमिस्ट्री बनती है और इसी से रोशनी, बिजली और चुंबकत्व का संसार संभव होता है। और आपके शरीर के भीतर यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोटीन और डीएनए की बनावट को संभव बनाती है। और जब आप अपनी उंगली हिलाते हैं, आपकी नसों की कोशिकाओं में सोडियम और पोटेशियम जैसे चार्ज वाले कण अपनी जगह बदलते हैं। इससे एक विद्युत संकेत बनता है। वह संकेत नसों से गुजरता हुआ मांसपेशियों तक पहुंचता है और आपकी उंगली हिलती है, यानी दूर तारे से आती रोशनी और आपके हाथ की एक छोटी सी हरकत, दोनों के पीछे वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम कर रही है। अब इसे ब्रह्मांड से हटा दीजिए। इलेक्ट्रॉन नाभिक से जुड़े नहीं रहेंगे। परमाणु अपने जाने पहचाने रूप में नहीं टिकेंगे। अणु नहीं बनेंगे, पानी नहीं बनेगा और जीवन की केमिस्ट्री शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन रुकिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ने यह तो समझा दिया कि चीजें जुड़ती कैसे हैं, लेकिन इस शक्ति ने अभी यह नहीं बताया सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर जमा क्यों नहीं हो जाते। यहां दूसरी अदृश्य व्यवस्था सामने आती है। वह पदार्थ को जोड़ती नहीं, उसके भीतर एक सीमा खड़ी करती है। विज्ञान की भाषा में इसे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा जाता है। यह कोई खींचने या धकेलने वाली फोर्स नहीं, क्वांटम दुनिया का एक कठोर नियम है। 2 बिल्कुल एक जैसे इलेक्ट्रॉन एक ही समय पर बिल्कुल एक ही क्वांटम अवस्था नहीं ले सकते। आसान भाषा में, एक ही क्वांटम सीट पर 2 एक जैसे इलेक्ट्रॉन नहीं बैठ सकते। इसीलिए
इलेक्ट्रॉन अलग अलग परतों में व्यवस्थित होते हैं और यही व्यवस्था तय करती है कौन सा तत्व किससे जुड़ेगा और कैसी केमिस्ट्री बनाएगा। लेकिन इसका असर सिर्फ परमाणुओं तक सीमित नहीं है। जब आपका हाथ मेज को दबाता है, हाथ और मेज के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बहुत पास आने लगते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उन्हें पीछे धकेलती है और पाउली का नियम उन्हें एक ही क्वांटम जगह लेने से रोकता है। इसी विरोध को आप मेज की ठोस सतह के रूप में महसूस करते हैं और आपके शरीर में यही नियम पदार्थ को आकार और सीमा देने में मदद करता है। लेकिन परमाणु की बाहरी सीमा तो बच गई, पर उसके भीतर का नाभिक कैसे बचता है? वहां पॉजिटिव प्रोटॉन एक दूसरे को लगातार धकेल रहे हैं। फिर नाभिक टूटकर बिखर क्यों नहीं जाता? क्योंकि वहां तीसरी अदृश्य शक्ति काम कर रही है। विज्ञान की भाषा में इसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कहा जाता है। बहुत छोटी दूरी पर यह शक्ति इतनी ताकतवर होती है कि नाभिक को टूटकर बिखरने नहीं देती। लेकिन कहानी नाभिक पर खत्म नहीं होती। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी अंतिम ईंटें नहीं हैं। उनके भीतर क्वार्क होते हैं। ग्लूओनन नाम के कणों के जरिए स्ट्रॉन्ग फोर्स इन क्वार्कों को बांध कर रखती है और इसी फोर्स का बचा हुआ असर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक के भीतर जोड़े रखता है। अब बाहर ब्रह्मांड में देखिए। तारों के भीतर हल्के नाभिक जुड़कर कार्बन और ऑक्सीजन जैसे तत्व बनाते हैं और विशाल तारों की आखिरी अवस्थाओं में तथा तारकीय विस्फोटों में कैल्शियम और आयरन जैसे तत्व बनते हैं और अंतरिक्ष में फैलते हैं। और तारों में बने यही तत्व आपके शरीर के भीतर भी काम करते हैं। कार्बन आपकी कोशिकाओं की मुख्य ईंट बनता है, कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूती देता है और आयरन आपके खून में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। यानी आपके शरीर की कई जरूरी ईंटें आपके जन्म से बहुत पहले तारों के भीतर बन चुकी थीं। अब स्ट्रॉन्ग फोर्स हटा दीजिए। क्वार्क आपस में नहीं बंधेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं बनेंगे, स्थिर नाभिक नहीं बनेंगे और तारों में तत्व बनने से पहले ही आपके शरीर की कहानी समाप्त हो जाएगी। लेकिन स्थिर नाभिक बन जाना ही काफी नहीं है। सूर्य को चमकने के लिए हाइड्रोजन को हीलियम में बदलना पड़ता है और उस बदलाव का पहला कठिन कदम एक चौथी अदृश्य शक्ति के बिना शुरू ही नहीं हो सकता। विज्ञान की भाषा में इसे वीक फोर्स कहा जाता है। नाम इसका वीक है, लेकिन इसके बिना आज जैसा सूर्य चमक ही नहीं सकता। स्ट्रॉन्ग फोर्स कणों को बांध कर रखती है, लेकिन वीक फोर्स एक कण की पहचान बदल सकती है। सूर्य के केंद्र में 2 प्रोटॉन पास आते हैं, लेकिन केवल उनका मिलना काफी नहीं है। उनमें से एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदलना पड़ता है। यह बदलाव वीक फोर्स संभव बनाती है। तभी हाइड्रोजन का एक भारी रूप ड्यूटेरियम बनता है और तभी फ्यूजन की अगली कड़ी शुरू हो पाती है। लेकिन यह पहला कदम बेहद धीमा है, इतना धीमा कि सूर्य के केंद्र में किसी प्रोटॉन को फ्यूजन में शामिल होने के लिए औसतन लगभग 9 अरब साल इंतजार करना पड़ सकता है। और यही धीमापन सूर्य की सबसे बड़ी ताकत है। वह अपना पूरा ईंधन एक साथ खर्च नहीं करता। वह अरबों वर्षों तक धीरे धीरे ऊर्जा देता रहता है। लेकिन सूर्य की यह ऊर्जा आपके उठते हुए हाथ तक पहुंची कैसे? पौधे सूर्य की रोशनी को भोजन में जमा करते हैं। वही ऊर्जा भोजन के रास्ते आपके शरीर तक पहुंचती है। आपकी कोशिकाएं उसे एटीपी नाम के छोटे ऊर्जा पैकेट में बदलती हैं। मांसपेशियां उन्हीं पैकेटों को खर्च करती हैं और आपका हाथ उठता है। वीक फोर्स सीधे आपकी मांसपेशी को नहीं खींचती। वह सूर्य के भीतर उस पहली प्रक्रिया को संभव बनाती है, जिससे शुरू हुई ऊर्जा आखिर आपके हाथ की हरकत तक पहुंचती है। अब वीक फोर्स को हटा दीजिए। आज जैसा सूर्य नहीं बचेगा और आपके शरीर तक पहुंचने वाली ऊर्जा की पूरी कहानी बदल जाएगी। लेकिन रुकिए, यह ऊर्जा आखिर किस चीज में हरकत बनती है? उन्हीं कणों से बने शरीर में, जिसे आप अपना हाथ कहते हैं। लेकिन उन कणों में मांस आया कहां से? इस बार जवाब किसी दिखाई देने वाले कण में नहीं, पूरे अंतरिक्ष में फैली एक अदृश्य फील्ड में छिपा है। विज्ञान की भाषा में इसे हिग्स फील्ड कहा जाता है।
आज की पार्टिकल फिजिक्स के अनुसार यह फील्ड पूरे अंतरिक्ष में मौजूद है। इलेक्ट्रॉन और क्वार्क जैसे मूल कण इस फील्ड के साथ जुड़ते हैं, लेकिन हर कण इसके साथ एक जैसी ताकत से नहीं जुड़ता, और इसी फर्क से उन्हें अपना मास मिलता है। यह केवल एक अनुमान नहीं था। साल 2012 में हिग्स बोसॉन की खोज ने इस अदृश्य फील्ड के पक्ष में निर्णायक सबूत दिया। लेकिन रुकिए, क्या आपके शरीर का पूरा मास सिर्फ हिग्स फील्ड से आता है? नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भीतर मौजूद क्वार्कों का अपना मास उनके कुल मास का 1% से भी कम समझाता है। तो बाकी लगभग 99% आता कहां से है? क्वार्क और ग्लूओनन की तेज हलचल से और स्ट्रॉन्ग फोर्स की ऊर्जा से, यानी बाहर तारों में हो या भीतर आपके शरीर में। सामान्य पदार्थ के अधिकतर मास की यही कहानी है। आपका हाथ सिर्फ छोटी ठोस ईंटों का जोड़ नहीं है, उसके अधिकतर मास के पीछे भीतर चल रही क्वांटम हलचल है। लेकिन एक जरूरी फर्क है, मास आपके हाथ का अपना गुण है। उसका वजन तब महसूस होता है जब ग्रेविटी उसे खींचती है। अब उसी हाथ को कुछ देर हवा में रोक कर रखिए। वह लगातार नीचे क्यों आना चाहता है? क्योंकि छठी अदृश्य शक्ति उसे हर पल पृथ्वी की ओर खींच रही है। विज्ञान की भाषा में हम इसे ग्रेविटी कहते हैं। इन 6 अदृश्य व्यवस्थाओं में 4 मूल शक्तियां हैं, और उन चारों में ग्रेविटी सबसे कमजोर दिखाई देती है। इतनी कमजोर कि एक छोटा सा चुंबक पूरी पृथ्वी की ग्रेविटी के विरुद्ध लोहे की पिन उठा सकता है। तो फिर यही कमजोर फोर्स पूरा ब्रह्मांड कैसे संभालती है? क्योंकि ग्रेविटी का असर बहुत दूर तक पहुंचता है, और जितना अधिक मास इकट्ठा होता है उसका खिंचाव उतना ही जुड़ता चला जाता है। वही गैस और धूल को इकट्ठा करके तारे बनाती है, ग्रहों को उनके रास्ते पर रखती है, और आकाश गंगाओं को विशाल समूहों में बांधती है। और आपके शरीर में उसी हाथ का वजन अब आपको महसूस हो रहा है। उसे हवा में रोकने के लिए मांसपेशियों को लगातार काम करना पड़ता है। पृथ्वी की ग्रेविटी हर दिन आपकी हड्डियों और मांसपेशियों पर दबाव डालती है, लेकिन अंतरिक्ष में यह दबाव बहुत कम हो जाता है, और तब शरीर बदलने लगता है। लंबी अंतरिक्ष यात्रा में सही बचाव और व्यायाम के बिना वजन संभालने वाली हड्डियां हर महीने औसतन लगभग 1 से 1.5% मिनरल डेंसिटी खो सकती हैं। यानी ग्रेविटी सिर्फ आपको नीचे नहीं खींचती, उसके खिंचाव के खिलाफ काम करते हुए आपका शरीर अपनी ताकत बनाए रखता है। लेकिन ग्रेविटी वास्तव में है क्या? आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी के अनुसार यह कोई अदृश्य रस्सी नहीं है। मास और ऊर्जा स्पेस टाइम को मोड़ते हैं। हम उस मोड में उठने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स तक पकड़ चुके हैं। फिर भी एक बड़ी समस्या बाकी है। ग्रेविटी को क्वांटम फिजिक्स के साथ पूरी तरह जोड़ने वाली सत्यापित थ्योरी आज भी हमारे पास नहीं है। अब उस एक छोटी सी हरकत को फिर से देखिए। आपका हाथ मेज पर रुका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और पाउली के नियम ने उसे रोका। उसके परमाणुओं के नाभिक स्ट्रॉन्ग फोर्स के कारण टिके रहे। उसे उठाने की ऊर्जा उस सूर्य से आई, जिसकी पहली फ्यूजन कड़ी वीक फोर्स ने संभव बनाई। हिग्स फील्ड ने मूल कणों को मास दिया, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अधिकतर मास के पीछे क्वार्क, ग्लूओनन और स्ट्रॉन्ग फोर्स की ऊर्जा थी। फिर ग्रेविटी ने उसी हाथ को पृथ्वी की ओर खींचा। आपको लगा आपने केवल अपना हाथ उठाया, लेकिन उस एक हरकत में परमाणु से सूर्य तक और सूर्य से स्पेस टाइम तक पूरा ब्रह्मांड शामिल था। और अब असली झटका, आपका शरीर, पृथ्वी, सूर्य और दिखाई देने वाले सारे तारे, इन सबको बनाने वाला सामान्य पदार्थ ब्रह्मांड की कुल मास एनर्जी का लगभग 5% है। लगभग 27% डार्क मैटर है, और लगभग 68% डार्क एनर्जी, यानी कुल मास एनर्जी का लगभग 95% उन 2 रहस्यमय हिस्सों में है जिनकी असली प्रकृति आज भी पूरी तरह समझी नहीं गई है। और इन्हीं 2 रहस्यों में से एक ने हाल ही में नया मोड़ लिया। डार्क एनर्जी। साल 2025 के DSI नतीजों ने एक असहज संकेत को और मजबूत किया। हो सकता है डार्क एनर्जी समय के साथ बदल रही हो, लेकिन यह अभी अंतिम खोज नहीं है। अब असली सवाल था,
क्या यह संकेत ज्यादा डेटा के साथ भी टिकेगा? अप्रैल 2026 में डीएसआई ने अपना तय 5 साल का सर्वे समय से पहले पूरा कर लिया। इस दौरान उसने 4,70,00,000 से अधिक आकाशगंगाओं और क्वासरों को देखा। अब पूरा विश्लेषण बताएगा डार्क एनर्जी के बदलने का यह संकेत और मजबूत होता है या अधिक आंकड़ों के साथ कमजोर पड़ जाता है। इसलिए आज विज्ञान की ईमानदार स्थिति यह है। हम जानते हैं परमाणु कैसे टिकते हैं, हम जानते हैं सूर्य कैसे चमकता है, हम हिग्स बोसॉन और ग्रेविटेशनल वेव्स तक पकड़ चुके हैं। यानी आपके हाथ से तारों तक सामान्य पदार्थ की मशीनरी को हम काफी गहराई से समझ चुके हैं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को नहीं। उसका लगभग 95% हिस्सा आज भी हमारे सामने एक खुला सवाल बनकर खड़ा है। यही विज्ञान की ताकत है। जहां उसके पास उत्तर होता है वह सबूत दिखाता है, और जहां उत्तर नहीं होता वह ईमानदारी से कहता है अभी खोज जारी है। तो क्या ये 6 अदृश्य व्यवस्थाएं वही शक्ति हैं जिसे इंसान सदियों से ईश्वर की शक्ति कहता आया है, या ये प्रकृति के वे नियम हैं जिनके पीछे का अंतिम कारण अभी भी खुला सवाल है? शायद उत्तर उनके नाम में नहीं, उनके काम में छिपा है, क्योंकि इतना अब अनुमान नहीं, प्रमाण है। आपका शरीर, सूर्य और दिखाई देने वाला ब्रह्मांड इन्हीं अदृश्य शक्तियों, नियमों और फील्ड्स के तहत काम करते हैं। अगली बार जब आप अपना हाथ उठाए, याद रखिएगा उस एक छोटी सी हरकत के भीतर परमाणुओं के नियम, तारों की ऊर्जा और अरबों वर्ष पुरानी ब्रह्मांडीय कहानी काम कर रही होगी। कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, शक्ति। अगर आपको इनमें किसी गहरी ईश्वरीय व्यवस्था की झलक दिखती है, या नियम, अगर आपको यह प्रकृति की अदृश्य व्यवस्था लगती है, शक्ति या नियम, फैसला आपका है।